नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी सामान्य हिंदी की है और ये पार्ट 23 है। तो आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 है, छंद शब्द का मुख्य अर्थ है बंधन। डेश आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। तो दोस्तों जब भी हम किसी काव्य की रचना करते हैं तो वो नियमों पर आधारित होते हैं। और वो कौन से नियम होते हैं? वो होते हैं गति, तुक, मात्रा, विराम। इन नियमों पर क्या है, काव्य की रचना की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। तो दोस्तों जब भी किसी कर्ता की प्रधानता होती है और लिंग वचन जो है कर्ता के अनुसार होते हैं, तो वहां पर जो वाक्य हो कहलाते हैं वो कर्तवाच्य कहलाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है तदात्मक, दूसरा है तदात्म्य, तीसरा है तदात्मय और चौथा है तदात्मय। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो तदात्मय होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों जब भी हम संक्षेपण करते हैं तो हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों वो अपने शब्दों में ही किया जाए। जब भी हम संक्षेपण करेंगे तो वो अपने शब्दों में ही होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन जी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 पे सही विकल्प चुने। डे से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। तो दोस्तों व्यंग्यार्थ का बोध क्या होता है? तो व्यंजना शब्द शक्ति का क्या है, बोध होता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा कि व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। प्रश्न नंबर 6 से 80 की आमद 84 का खर्च लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों 80 की आमद और 84 का खर्च का जो अर्थ होता है वो होता है आमदनी से ज्यादा खर्च। जब भी हम आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं तो उसे कहते हैं 80 की आमद 84 का खर्च। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? तो दोस्तों जो मोटर, इंजन और ट्रेन, ये जो तीनों ही शब्द हैं ये कैसे हैं? ये अंग्रेजी भाषा के क्या है, ये शब्द हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, मोटर, इंजन और ट्रेन। और जो दोस्तों गिरफ्तार है, ये गिरफ्तार क्या है? ये अरबी भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द होते हैं दोस्तों? तो एक होता है अरब, ये अरबी भाषा का शब्द होता है। जिला, तहसील और आदमी, औरत, ये सारे ही जो शब्द है दोस्तों ये क्या है? अरबी भाषा के शब्द होते हैं। अदालत, मुकदमा, गिरफ्तार, ये जितने भी शब्द हमने लिखे हैं ये सारे ही शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। बाकी जो मोटर, इंजन, ट्रेन है ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। 8 है, डॉक्टर रूपचंद्र पारिक के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। तो दोस्तों डॉक्टर रूपचंद्र पारिक के अनुसार जो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो सर्वप्रथम लेखक का नाम है वो है गारसा दा तासी। तो इसका आंसर ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। तो दोस्तों अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का जो मध्य का समय है, जो बीच का समय है, उसे संक्रांति काल कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो दोस्तों जो चिदम्बरा है ये रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। चिदम्बरा जो है दोस्तों किसकी रचना है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत की। तो चिदम्बरा जो है सुमित्रा नंदन पंत की क्या है? रचना है। प्रश्न नंबर 11 है, काव्य में जब निंदा के बहाने प्रशंसा किया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों जब काव्य में निंदा के बहाने प्रशंसा किया जाता है तो वहां पर जो अलंकार होता है दोस्तों वो ब्याज स्तुति अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 12 है, कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, प्रस्तुत वाक्य में आई अशुद्धि का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो प्रस्तुत वाक्य में जो अशुद्धि है कौन सी है, तो दोस्तों ये जो कई लिखा है, कई कब आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था कि बैंक के कई कर्मचारियों ने क्या है प्रदर्शन किया। तो इसमें अशुद्धि किस चीज में है, तो पदक्रम संबंधित इसमें क्या है दोस्तों अशुद्धि है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये जो कई पहले लिखा है इससे यहाँ पर आना चाहिए था कि बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है दोस्तों स्वयंभू को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायस कहा जाता है क्योंकि जायस मत को मानने वाले थे, या जायस गोत्र में पैदा हुए थे, या जायस नामक स्थान के निवासी थे, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो जायस नामक क्या है स्थान के निवासी थे, इसलिए उनको क्या है जायसी कहा जाता था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, उसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य में विधेयक है। तो दोस्तों शब्द के दो भेद होते हैं, पहला होता है एक तो उद्देश्य और दूसरा होता है दोस्तों विधेयक। उसका भाई जो है दोस्तों ये क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का विस्तार है उसका भाई, और व्यापारी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो विधेयक होगा वो क्या होगा व्यापारी होगा, कि उसका भाई व्यापारी है तो व्यापारी जो है ये विधेयक है, और उसका भाई जो है दोस्तों वो क्या है सब्जेक्ट का विस्तार है। और शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेयक। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। तो दोस्तों क्रिया विशेषण शब्दों की जो गणना है अव्ययों के अंतर्गत की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। तो दोस्तों इसमें जो है धार कैसी है ये स्त्रीलिंग शब्द है, तार कैसा है ये पुल्लिंग शब्द है, वार कैसा है ये भी पुल्लिंग शब्द है। लेकिन दोस्तों इसमें जो हार है ये हार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के निम्न में से किस भेद को व्यक्त करता है। तो दोस्तों जो ए होता है ये किस संधि को व्यक्त करता है, तो ये गुण स्वर संधि को क्या है व्यक्त करता है। जब भी किसी शब्द में एक ही मात्रा आती है तो वो जो है गुण संधि को क्या है व्यक्त करता है, और जब भी आई की मात्रा आती है वो वृद्धि संधि को क्या है व्यक्त करता है। तो यहाँ पर अभी हमसे बोला है कि ए जो है किस स्वर संधि को व्यक्त करता है, तो वो गुण संधि को व्यक्त करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो है कितने वर्ग होते हैं, तो वर्गों की जो संख्या होती है दोस्तों 5 होती है। कौन कौन से होते हैं, कचट तप क च ट 5 वर्ग होते हैं, कचट तप ये क्या होते हैं दोस्तों 5 वर्ग होते हैं। इसमें कितने वर्ण होते हैं, क ख ग घ और इया। तो दोस्तों ये होते हैं वर्ग और ये होते हैं वर्ण, ये क्या होते हैं दोस्तों वर्ण होते हैं। तो हमसे बोला है कि प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है ये क्या कहलाता है, तो ये दोस्तों कहलाता है हमारा महाप्राण। ये क्या होते हैं दोस्तों महाप्राण व्यंजन होते हैं। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है मुख से वायु जो है अधिक निकलती हो वो महाप्राण होता है। बाकी दोस्तों जो ये पहला तीसरा और जो पांचवा वर्ण होता है ये अल्प प्राण होता है। तो ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, कि व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वो क्या होते हैं अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसमें पहला वर्ण होता है, तीसरा वर्ण होता है और पांचवा वर्ण आ जाता है।
बाकी जो दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो हमसे क्वेश्चन में दूसरा और चौथा वर्ण पूछा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे। बाकी अल्प प्राण व्यंजन पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। उपचित व्यंजन क्या होते हैं? तो दोस्तों उच्चित जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? तो उच्चित व्यंजन जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ड और दूसरा होता है ढ। ड और ढ जो होते हैं उच्चित व्यंजन होते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ के जो पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करती है और फिर क्या है झटके के साथ क्या है बाहर निकलती है, तो ये हमारे क्या है उच्चित व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों जो उच्चित व्यंजन होते हैं हिंदी में ही क्या है, हिंदी व्यंजन में ही विकसित हुए हैं, संस्कृत में ये नहीं थे। अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? तो अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती हो दोस्तों, ये क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है अ, दूसरा होता है अ और तीसरा होता है ई। तो ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो आपको जो है ये अच्छे से याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, वर्ग होते हैं, इनकी संख्या 5 होती है और हर वर्ग में क्या है दोस्तों 5 वर्ण होते हैं। पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण होता है वो हमारा अल्प प्राण कहलाता है और दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है वो हमारा महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों जो कुंडलिया छंद होते हैं उसमें 6 चरण होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को देखा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।